BMBS के अंदर ये 11 चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर्स में से हमने चैप्टर 8 शुरू कर रखा है और ये जो टिक मार्क्ड एरियाज हैं वो हैं जो आप मेरे साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये 5th लेक्चर और इस 5th लेक्चर के अंदर ब्लैक इन माउंटेन हम कवर कर चुके, टैननबाउम एंड समिट हम कवर कर चुके, एशरिज हम कवर कर चुके। लिपिड इन वाइट का मॉडल है जनाब जो आज हमने कवर करना है और साथ साथ लिकर्ट के लीडरशिप स्टाइल है, इंशाल्लाह इनको हम कवर करेंगे। और आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड जिसका नाम स्टाइल थ्योरीज है, इसकी थ्योरीज इंशाल्लाह आज कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अब इन मॉडल्स को वक्त को सेव करने के लिए रिवाइज नहीं कराता, ये आप ऑलरेडी इंशाल्लाह हम किसी लंबे सेशन में रिवाइज कर लेंगे। एशरिज का मॉडल चूंकि लास्ट क्लास में हुआ था तो लास्ट क्लास की चीज हम रिवाइज कराया करते हैं, तो उसके अंदर टेल्स, सेल्स, कंसल्ट एंड जॉइंट्स, ये 4 बातें थी। और टेल्स में डिक्टेटोरियल का नाम था, सेल्स के अंदर ऑटोक्रेटिक का नाम था और फिर बिल्कुल इसी तरीके से कंसल्ट्स जिसको डेमोक्रेटिक का नाम दिया गया था और कंसल्ट्स के बाद था दोस्तों जॉइंट्स का स्टाइल और जिसको लेसीज फेयर स्टाइल कहा गया था। और हमने कहा था ये ऐसा लग रहा है जैसे कि टेननबाउम एंड समिट के अंदर एब्डिकेट्स का मॉडल हो, एब्डिकेट्स का मॉडल हो, ये एब्डिकेट्स की स्टाइल हो। अब जॉइंट स्टाइल्स के बाद, जॉइंट स्टाइल के बाद आज हम मूव करेंगे एशरिज के बाद लिपिड एंड वाइट के मॉडल पे। रजिस्टर्स को साथ रख लीजिए, चीजें बताते जाऊंगा वो लिखते जाएंगे। इंशाल्लाह कुछ देर में ये दोनों मॉडल्स हम कवर कर लेंगे, फिर एंड में कुछ बातें हम और भी करेंगे। सब रेडी है? शुरू करें हम? जी तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे सब लोग कंफर्म कर दें प्लीज। जी जरा प्लीज सब लोग चैट बॉक्स पे प्लीज जरा कंफर्म कर दें प्लीज। जी दोस्तों, सही है जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप चेक कर लें वापस से। स्क्रीन सबके पास आई होप चलनी चाहिए और स्क्रीन आनी चाहिए, आई होप आ रही होगी। अच्छा जी, लिपिड एंड वाइट के मॉडल क्या कहता है? अब जरा गौर कीजिए, स्टाइल थ्योरीज के अंदर क्या बात होती थी, बोलते जाएंगे, इधर उधर नहीं देखें, आसपास कोई है नहीं है, घर में है, आपने बोलना है। स्टाइल थ्योरीज में दोस्तों क्या बात होती थी? स्टाइल थ्योरी हमेशा ऐसी होती थी, कोई थ्योरिस्ट होता है और वो ये बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है लीडरशिप का, और जब कोई थ्योरिस्ट इसमें मॉडल देता है, कोई भी थ्योरिस्ट इस स्टाइल थ्योरी पे कोई मॉडल देता है, तो उसकी सोच ये होती है कि ये पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं। हुआ ये था कि 1938 1939 में लिपिड और वाइट, दो लोग समझ लें आप, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी, अपना दिमाग चलाया, रिसर्च करी, यूं कह लें लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर, और स्कूल के बच्चों के ऊपर ये काम किया गया था। एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम था और उस काम में ये था कि उनको एक समझे एक असाइनमेंट दिया गया कि आप मास्क बनाएं। अब बच्चों को 3 डिफरेंट लीडर्स के अंदर ब्रेक किया गया। यूं समझ लें स्कूल के चिल्ड्रन थे, स्कूल चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उन बच्चों से असाइनमेंट करवाना था। वो जो असाइनमेंट उन बच्चों से करवाना था, जैसे हम बच्चों को एक्टिविटी देते हैं तो वो एक्टिविटी थी, तो बच्चों को असाइनमेंट दिया और बच्चों की 3 कैटेगरीज बना ली, ये देखने के लिए
कि तीनों कैटेगरीज में रिस्पॉन्स क्या आता है। अब 3 कैटेगरीज किस एतबार से बनाई या किस रिस्पेक्ट से बनाई, यानी 3 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल वाले ग्रुप्स बना दिए। यानी बच्चों को एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया, तीसरा ग्रुप बना दिया, और तीनों ग्रुप्स के लीडर यानी ग्रुप के लीडर्स उन बच्चों को डिक्टेट करने वाले या उन बच्चों को हेल्प करने वाले या उन बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देने वाले, वो 3 डिफरेंट तरह के लीडर बना दिए। 3 डिफरेंट तरह के लीडरशिप स्टाइल बच्चों पे टेस्ट किए गए, जिससे ये सवाल और खड़ा होता है कि कितनी अप्रोप्रिएट है ये मॉडल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज इसकी टेस्टिंग और बिकॉज इसकी जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जिस पॉपुलेशन पे ये या जिन लोगों पे ये टेस्ट की गई है या जहां से इसकी फाइंडिंग्स आई हैं, वो तो बच्चे हैं। तो सिंस वो बच्चे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि जो बातें आपने यहाँ पे रूल आउट की हों और जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए हों वो दूसरी जगह भी इक्वली बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। अब 3 डिफरेंट स्टाइल के लीडरशिप ग्रुप्स बन गए, यानी लीडरशिप की 3 कैटेगरीज बनी। अब अपनी आंखें बंद करें, सिर्फ लेक्चर सुने, अपने अंदर उतारें, इंशाल्लाह की थीम इसकी याद कराता हूं। मॉडल का नाम बोलें, लिपिट एंड वाइट लीडरशिप स्टाइल्स। मॉडल का नाम लिपिट एंड वाइट लीडरशिप स्टाइल्स। मॉडल के अंदर कितनी बातें? 3 बातें, बिकॉज 3 लीडरशिप स्टाइल्स थे। 3 बातें, वजह क्योंकि 3 लीडरशिप स्टाइल थे। अगली बात, ये जो 3 बातें हैं, पहला स्टाइल, अब आपने जहन बनाना है, अपने जहन को बनाना है, फ्रेम ऑफ माइंड सेट करना है और आंखें बंद करके सिर्फ सुने। मैं स्क्रीन अभी चेंज नहीं करूंगा, स्क्रीन यही रहेगी। आपने फोकस करना है कि लेक्चर साथ साथ याद हो जाए। फिर आज इंशाल्लाह हमें एंड में मौका मिला तो ये भी बात करनी है कि हम लेक्चर को अब याद कैसे करें, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहली बात, एक ग्रुप वो था जिसने बिल्कुल भी किसी तरह की लिफ्ट नहीं कराई, किसी भी तरह की लिफ्ट नहीं कराई, उनकी कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ डिक्टेट किया। एक लीडर ऐसे थे जिन्होंने अपने ग्रुप को सिर्फ डिक्टेट किया, उनको हुक्म चलाते रहे। अब आपके जहन में फौरन आ जाएगा टेल्स, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इतने सारे स्टाइल्स के अंदर, तभी मैंने कहा इसमें देर भी नहीं लगेगी। तो एक स्टाइल ऐसा था जिसने सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलाया है और कंटिन्यूसली हुक्म चलाया है। यानी वो स्टाइल ये कह रहा है, वो लीडरशिप स्टाइल वो है जो ये कहता है कि भाई ऐसे ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल, अच्छा याद रहे कि इन्होंने जो नाम दिए हैं ना, अब आप डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते, क्योंकि एशरिज ने टेल्स को क्या बोला है, जल्दी बताओ, शाबाश। एशरिज ने, आंखें खोल ले भाई, आ जाए जरा चैट पे। एशरिज ने टेल्स का एक और नाम क्या बताया है जी? एशरिज ने टेल्स का एक और नाम क्या बताया है जी? बताएं प्लीज। डिक्टेटोरियल, शाबाश। और बिल्कुल यही बात आपने याद रखनी है कि एशरिज ने तो इसका नाम रखा है डिक्टेटोरियल और लिपिट एंड वाइट ने इसका नाम रखा है अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, फर्क समझ में आया? नाम का फर्क। अगली बात, यहां से आगे नेक्स्ट बात है, एक वो लीडर था, एक वो स्टाइल था जिसमें लीडर ने गाइडेंस भी दी, चिल्ड्रन को, बच्चों को एनकरेज भी किया और उन्होंने
ग्रुप में पार्टिसिपेट भी किया, यानी सिर्फ हुक्म नहीं चलाया बल्कि उनसे गपशप की, उनको गाइड किया। इसमें आपको दिख रहा है कि ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। ये वन वे नहीं है, ये टू वे स्टाइल है। और टू वे स्टाइल का दोस्तों मतलब ये हुआ कि इसमें कम से कम जूनियर को, बच्चों को कुछ कहने का मौका मिलेगा। जब आप गाइड करेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, तो ऑब्वियसली उनको चांस मिलेगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी क्वेरीज पूछ सकें। तो ये दूसरा स्टाइल जो था ना, जिसमें एटलीस्ट टू वे बात हुई है और लीडर ने गाइड किया है, यानी बच्चों को डिक्टेट नहीं किया तुम लोग ऐसे कर लो, ये वाले काम कर लो, ये चार्ट बना लो, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर लो। बच्चों को इस तरह नहीं किया, बल्कि बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को गाइड किया ताकि बच्चे डेवलप हों। तो ये जो डेवलपिंग सोच से काम किया है दोस्तों, शाबाश। अब बताएं, ये आपको तो दिख रहा है कि ये कोई टेल से आगे वाला स्टाइल है। लिपिड एंड वाइट कहता है कि हम इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे, हम इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे। कौन कह रहे हैं इसको डेमोक्रेटिक? लिपिड एंड वाइट वाले, उन्होंने इसको डेमोक्रेटिक कहा है। और जिसका मॉडल उसकी मर्जी, वो डेमोक्रेटिक कहें, वो कुछ और कहें, तो वो उनकी मर्जी है, हम इस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है जी। तो लिपिड ने उनको डेमोक्रेटिक कहा है। ठीक है जी। तीसरा नाम है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर वो स्टाइल है जिसमें लीडर ने ना पार्टिसिपेट किया, ना उनके साथ इन्वॉल्व हुआ लीडर कि इन्हें क्या काम करना है। बस उनको बता दिया यार ऐसे ऐसे काम होगा, तुम्हें ये नॉलेज की जरूरत है, ये तुम्हें मैं दे देता हूं, बाकी तुम लोग खुद करो। उनको लीविंग देम ऑन देयर ओन, उनको उनके हाल पे छोड़ा कि वो कैसे करते हैं भाई, वो उनकी मर्जी है। इससे आगे बात नहीं करी। क्या कहलाएगा ये? ओबियसली ये एब्डिकेट्स जैसा है। ये आपने बोला जैसे एब्डिकेट में था, एक लेवल आ गया, आपने कह दिया भाई कि अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करो, उसका सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई करो विद इन लिमिट्स, अब सारे काम आपके हैं। तो इसका नाम बनता है लेसिस फेयर। और ये तीन नाम बन गए लिपिड एंड वाइट मॉडल के। अब हम मॉडल के डिटेल्स पे जाते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक की कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ऑटोक्रेटिक में सबसे पहली बात, दोस्तों रेडी रहिएगा, सब साथ हैं। तीन स्टाइल हो गए, ये लिख लें अपने पास। अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, सही है, अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, ये पहला स्टाइल है। अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, ये पहला स्टाइल है। दूसरा स्टाइल का नाम है डेमोक्रेटिक और तीसरे स्टाइल का नाम है लेसिस फेयर। ठीक है दोस्तों, अब सुनते जाएं। अब ऑन स्क्रीन काम होगा, अब ऑन स्क्रीन आपको देखना होगा मुस्तकिल। सब रेडी है भाई? शुरू कर दूं स्क्रीन की मार्किंग? हाँ भाई दोस्तों, सब रेडी है? स्क्रीन की मार्किंग शुरू कर दूं? हाँ भाई, अवाम किधर है? जाग जाओ भाई, उठो भाई उठो, चलो 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 जल्दी। अब आना शुरू हुए लोग चैट बॉक्स पे, लग रहा है फोन दूर रख दिया था या लैपटॉप दूर रख दिया था और आराम से बैठे हैं जी। अच्छा जी, वर्ड्स को गौर कीजिएगा प्लीज। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इस जगह फोकस करेंगे दोस्तों, इस जगह फोकस करेंगे। स्क्रीन सबको दिख रही होगी और इसको मिलके पढ़ना है, उसकी कीवर्ड्स
आपने नोट करने हैं। अच्छा तो ये है कि इस वक्त आप लेक्चर ले लें और लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप आराम से बैठ के इनके कीवर्ड्स रिकॉर्डिंग से देख के भी रिकॉर्ड नोट कर सकते हैं, और अगर साथ साथ रिकॉर्ड कर लें तो वही बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, autocratic leadership, known as authoritative, is a leadership style which leaders have absolute control over a group, make choices and all decisions in the organization based on their own ideas and judgments, and rarely accept any advice from followers. अगर आप लोग कहते हैं तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ वो वर्ड्स जिनको एटलीस्ट याद करना है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं मैं आप लोग के लिए। पहली बात, ये दोनों नाम ऑटोक्रेटिक वाला और अथॉरिटेटिव वाला नोट कर लें। एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ग्रुप, own ideas and judgments, rarely accept any advice। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिव, जिसका नाम आपको याद है मैंने क्या बताया था, डेमोक्रेटिक, अभी कुछ ही देर पहले। अच्छा जी, नेक्स्ट बात, participative, which is also known as democratic। सही है, तो participative is a style of leadership that allows and encourages members of the group to share and express their ideas and take a more participative role in the decision making process of the organization। ये कह रहा है कि भाई पार्टिसिपेटिव वो है जिसमें लीडर ने जिस स्टाइल को फॉलो किया है उसका नाम रखा डेमोक्रेटिक। दो नाम याद कर लिए। ये एनकरेज करता है मेंबर्स को किस चीज के लिए, कि वो एक्सप्रेस करें अपने आइडियाज को, एंड टू प्ले अ मोर पार्टिसिपेटिव रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। ये वो वर्ड्स हैं जो याद रखने हैं। नेक्स्ट बात, अब अगली बात आ रही है दोस्तों, ये जो लेसिस फेयर लीडरशिप के बारे में बात आ रही है, अब इसको नोट करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाम लेसिस फेयर, also known as delegative, ठीक है, in which leaders by providing the tools and resources, आपको सारे औजार दे दिए और आपको कह दिया अब आप पढ़ लेंगे, लिटिल गाइडेंस, आर हैंड्स ऑफ, यानी उनको डायरेक्टली बोल दिया कि भाई अब तुम लोग करो, हम हट रहे हैं पीछे। तुम लोग करो, हम पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर ग्रुप मेंबर्स को सारे फैसले करने का राइट दे दिया है कि ग्रुप मेंबर्स कंपनी के लिए फैसले करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो एक स्टाइल ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, दूसरा पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, और तीसरा लेसिस फेयर या डेलीगेटिव। ये तीन नाम याद करके आपने कोई नया काम नहीं करना, ये आपने ऑलरेडी बातें पढ़ रखी हैं और इन्हीं बातों की बेसिस पे मैं आपको ये बताता हूं
ताकि आपको याद रहे कि जब एक्चुअली इन बच्चों ने काम किया तो रिजल्ट क्या आया था। मैं इस पे कुछ बात करता हूं। देखिए, हुआ ये कि जब इन बच्चों ने काम किया तो डेमोक्रेटिक लीडर्स में जो स्टाइल अडॉप्ट किया था, डेमोक्रेटिक लीडर्स ने जो स्टाइल अडॉप्ट किया था, उनके सारे जूनियर्स का मोराल हाई था, बिकॉज वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनके ग्रुप मेंबर्स में और ग्रुप मेंबर्स और लीडर्स के अंदर रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली थे। उसकी वजह क्या थी? बिकॉज ये लोग वाकई अच्छी तरह लीड कर रहे थे। मैं अभी सिर्फ डेमोक्रेटिक देख रहा हूं। ग्रुप मेंबर्स ने ये दिखाया, ये शो किया कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। अगर उनका लीडर बाहर भी है तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो चूंकि वो लीडर उनको इतना मोटिवेट कर चुका है ना, तो अब लीडर कुछ देर के लिए जाएगा तो वो फारिग नहीं बैठेंगे, वो वाकई जेन्युइनली कामकाज में लग जाएंगे। और फिर अगली बात, देयर वाज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ ओरिजिनलिटी इन द वर्क डन बाय द ग्रुप मेंबर्स। इन्होंने जो काम किया था इसके अंदर कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी थी, क्योंकि वो खुश थे। तो हम ये कहते हैं ना, हैप्पी एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव, हैप्पी पीपल आर मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज वो खुश होते हैं। तो जो खुश होते हैं वो अपनी तबीयत से काम करते हैं, और तबीयत से काम करने की वजह से उनका काम नेचुरल एंड ओरिजिनल होता है, ना किसी के प्रेशर में कर रहे होते हैं, ना कोई डर होता है, ना कोई खौफ होता है। Therefore, they are more happy. फिर अगली बात है, the quality of their output was higher than the quality produced by groups with an authoritarian leader. इनके काम की क्वालिटी भी अच्छी थी। ना सिर्फ ये कि ये इन्होंने ना सिर्फ ये कि इन्होंने उनको मोटिवेट किया, उनको गाइड किया, बल्कि नतीजा ये निकला कि इनके काम की क्वालिटी भी अच्छी थी। और बाय फार अभी तक हमें यही लग रहा है कि सबसे बेस्ट जो स्टाइल मिलने वाला है वो लिपिड एंड वाइट का यही वाला स्टाइल होगा। बिकॉज अगर ये वाला स्टाइल नहीं होगा तो अथॉरिटेरियन लीडर कैसे अच्छा हो सकता है। तभी हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक लीडर अच्छा है कि वो बच्चों को विन कर रहा है, बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चों के साथ काम कर रहा है। देयरफॉर डेमोक्रेटिक लीडर बाय फार दी बेस्ट है, बाय फार दी बेस्ट है। फिर अगली बात, the quantity of their output was lower than the quantity produced by groups with an authoritarian leader. इस बात को भी जरा समझे। ये कह रहे क्वालिटी अच्छी थी, अथॉरिटेरियन ने तो जबरदस्ती काम करवाया ना, एक डिक्टेट करते हुए काम कराया, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में काम करवाया। तो अथॉरिटेरियन ने तो अपनी पावर को यूज किया और वन वे कम्युनिकेशन की और उनसे काम करवा दिया। तो क्वांटिटी में तो वो ज्यादा होंगे, यानी उनका वर्क, उनका आउटपुट। लेकिन जब बात आएगी क्वालिटी ऑफ द आउटपुट पे, तो ऐसे मौके पर ज्यादा अच्छा क्वालिटी आउटपुट होगा दोस्तों डेमोक्रेटिक का। तो डेमोक्रेटिक की क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी ज्यादा किसकी है? अथॉरिटेरियन। और याद रहे कि वो जो एक तीसरी कैटेगरी जिसको हम पढ़ेंगे, लेस इज फेयर, ये ऐसे ही है जब एक क्लास खत्म होती है और दूसरी क्लास शुरू होनी होती है और बीच में गैप भी नहीं होता, गैप की जरूरत भी नहीं होती, तो बच्चे बैठ के ना उसी वक्त पढ़ाई शुरू नहीं कर देते सब, बल्कि वो वक्त सब रिलैक्स कर रहे होते हैं, गपशप करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो लेसिस फेयर ऐसा है कि आप लोगों को सारा काम दे दो और फिर कमरे से बाहर चले जाओ। जब आप क्लासरूम में आओगे तो वो हैंड आउट सॉल्व नहीं हुआ होगा। आप क्लासरूम में आएंगे तो स्टूडेंट्स पहले से सारी एग्जाम्पल, सारी डेट वगैरह रख के रेडी नहीं होंगे, बल्कि लेसिस फेयर की प्रोडक्टिविटी और कम होगी।
क्योंकि लोगों का मिजाज ये नहीं है, लोगों का मिजाज ये नहीं है कि उनको छोड़ दो उनके हाल पे और वो चलते रहेंगे। यहां तक की बात आई होप आप सबको क्लियर हो गई। अब आते हैं वापस, ऑटोक्रेटिक लीडर्स का एक और नाम बताएं जल्दी से, चैट पे आ जाए, चैट बॉक्स पे ये बताएं ऑटोक्रेटिक लीडर का नाम। इतने कम लोगों को पता है जी। अथॉरिटेरियन, शाबाश। अब इसमें दो तरह के बिहेवियर मिले, एक तो एग्रेसिव बिहेवियर था, एग्रेसिव बिहेवियर ये था कि ये वो इंडिविजुअल्स थे जो इस स्टाइल के अगेंस्ट हो गए, उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने बोला ये क्या स्टाइल है, हमें तुम मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, हुक्म दे रहे हो कि हम ये करें, हम कैसे कर सकते हैं ये। तो इनकी दो कैटेगरीज बन गई। तो ऑटोक्रेटिक में दो कैटेगरीज बन गई, एक बन गई एग्रेसिव बिहेवियर वाले, और एग्रेसिव बिहेवियर वाले वो थे जिन्होंने बोला नहीं भाई हमें तो अटेंशन चाहिए, हमें अगर उनसे कोई चीज सही नहीं हुई तो उन्होंने ब्लेम यही दिया कि भाई हमें तो अटेंशन ही नहीं मिली, हम कैसे अच्छा काम करते। तो चूंकि उनको अटेंशन नहीं मिली तो उनके पास एतराज मौजूद है, इसलिए वो खुश नहीं है। और आगे हमें एक और ग्रुप मिला जिन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ना लीडर से ज्यादा डिमांड करी, ये मस्त लोग थे, बिल्कुल मलंग थे। एपेथेटिक बिहेवियर, एपेथेटिक बिहेवियर, और इनका बिहेवियर ये था कि ठीक है यार जो चल रहा है चलो। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि लेट दिस लाइफ ट्रीट मी एज इट वांट्स, विच शुडंट बी द केस एक्चुअली, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ऐसे लोग थे, शायद इनकी स्किल्स कम होंगी, शायद इनका एक्सपीरियंस कम होगा, तजुर्बा नहीं होगा, डर होगा, तो ये चाहते ही थे कि हमें कोई डिक्टेट करे, हम चुपचाप चलते रहें। तो एक ऐसी अवाम जरूर होती है जो यस बॉस यस बॉस यस बॉस करती है। तो यस बॉस करने वाले जितने लोग होते हैं वो एपेथेटिक बिहेवियर में आते हैं। तो दो कैटेगरीज बनी इनकी, एक बना एग्रेसिव बिहेवियर और दूसरा बना दोस्तों एपेथेटिक बिहेवियर। अब याद रहे, ये याद करने वाली बात है। कौन सी सर? ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, यानी ये और ये दोनों दोस्तों याद करने वाली बातें हैं। ये वाली बात और जो ये वाली बात है, दोनों याद करनी है। नोट कर लिया जी कि क्वालिटी इस ग्रुप की डेमोक्रेटिक से भी कम थी, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा थी। और मैंने वजह बता दी कि वो जोर जबरदस्ती काम कराना था, तो गिनती तो थी, लेकिन उस प्रोडक्ट की गिनती में जान नहीं हो सकती, क्वालिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने लोगों को विन थोड़ी किया है, उन पे अपना हुक्म चलाया है। अगली बात, अब आते हैं लास्ट, ग्रुप्स विथ लेसेस फेयर लीडर्स। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप्स थे और प्रोडक्टिविटी सबसे लो थी इनकी, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग थे, और आउटपुट इनका लो था, और साथ साथ इनके मेंबर्स की सेटिस्फेक्शन भी लो थी। तो ये कोई समझने के लिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज बच्चे हैं, बच्चों से हम एटलीस्ट इतना सोच सकते हैं कि वो एम्प्लॉइज जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अगर उनके सर पे काम डाल दिया जाए तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है वो ये काम को अच्छी तरह सर अंजाम दे सके। तो
यही वाली बात यहाँ पे भी है। आई होप ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अगली बात, ग्रुप members were unable to work independently. ये ग्रुप मेंबर्स वो थे जो अलग से अपने आप इनफरादी तौर पे आजाद होकर काम नहीं कर सकते थे। इनके अंदर ये वाली स्किल नहीं थी कि ये ऑन देयर ओन चलेंगे, अकेले काम करेंगे, सुपरविजन की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको तो कोई चाहिए था जो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इनको ओवरसी करे। यहाँ पर एक और बात और आखिरी बात याद करने वाली, ये भी याद करने वाली बात है और ये भी याद करने वाली बात। इनकी टीम में यूनिटी नहीं थी, इत्तेफाक नहीं था। इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं किया, बस ये इंडिविजुअल फोकस थे। अगर ये कोऑपरेट करते तो ये साथ चल लेते, लेकिन ये स्टाइल पता चला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनको एब्डिकेट कर दें, जब आप उनको अलग कर दें, लेसी फेयर कर दें कि भाई जो मर्जी वो करो, तो वो और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। ये कंक्लूजन पहले आप लोग सब खुद पढ़ें। जी दोस्तों, कंक्लूजन पढ़ लिया? बताएं जी। कंक्लूजन की समरी बताएं। डू यू अग्री विद इट? हाँ भाई दोस्तों, डू यू अग्री विद इट? इसमें कोई मसला तो नहीं है? चले, तो समरी ये हुई दोस्तों कि सबसे बेस्ट स्टाइल डेमोक्रेटिक था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एंड में यही कहते हैं, नहीं यार, कोई ऐसा हो जो हमें ऑटोक्रेटिक तरीके से चलाए, हमें स्टिक से चलाए, हमें डिक्टेट करके चलाए। ऐसे लोग एट द एंड ऑफ द डे एग्जिस्ट करते हैं। याद रखिए, मेरे और आपके लिए तो बेस्ट स्टाइल वो होगा, मेरे और आपके लिए तो बेस्ट स्टाइल वो होगा दोस्तों जो सिचुएशन में सबसे बेस्ट होगा। लेकिन याद रहे कि ये इस मॉडल की कंक्लूजन है और आपको हर थ्योरी की कंक्लूजन याद रखनी है। मॉडल की और थ्योरी की कंक्लूजन याद रखनी है। ठीक है जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, लिकर्ट्स लीडरशिप स्टाइल्स। यहां पे हम 60 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, 30 नहीं 60 सेकंड्स। 1 मिनट हम खामोश हो जाते हैं, जिन्होंने हाथ मुंह धोने, फ्रेश होना है, वुजू बनाना है, बना लें, फ्रेश हो जाएं, और 1 मिनट बाद अपना लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं लिकर्ट से। एग्जैक्टली 1 मिनट। स्क्रीनशॉट हम इंशाल्लाह एंड में लेंगे। अच्छा जी, लिकर्ट्स लीडरशिप स्टाइल। रेडी हो जाए दोस्तों, सब तैयार हैं? थोड़ी गपशप हो जाए जी। आई होप आप लोग का रमजान का महीना अच्छा जा रहा होगा।
आप लोग सब एक्टिव होंगे और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी होगी। एज वी ऑल नो के रिजल्ट का वक्त बहुत करीब है, ऐसा ही है ना? और कितने दिन रह गए भाई रिजल्ट में? हाँ जी, बिल्कुल, लेस देन अ वीक, 5 दिन, छठे दिन रिजल्ट होगा। ये बताओ दोस्तों, ये बताओ, सच बोलेंगे सब, ठीक है ना? ये बताओ कि मैं पढ़ रहा हूं आपके मैसेजेस, आप करते जाएं, मैं चैट स्क्रीन देख भी रहा हूं, बात भी कर रहा हूं। मुझे बताएं कितने लोगों को ये यकीन है कि सर, हमें यकीन है, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें पास कर दे, even when we do not deserve that, even when we have failed to make such effort, even when our exam was ruined by a blunder. कितने लोग ये कहते हैं सर दुआ से तकदीर बदलती है, सर दुआ से तकदीर बदलती है, सर दुआ से तकदीर बदलती है। हाँ भाई बोलो, कह देना यार। अगर आपसे कहा जाए कि यार कि अब तो रिजल्ट बन चुका होगा, पेपर चेक हो चुके होंगे, अब क्या फायदा, तो मुझे बताएं, फिर तो दुआ मांगने का फायदा ही नहीं है, फिर तो इंसान बोलेगा जो हो रहा है हो जाए। इतना यकीन होना चाहिए कि रिजल्ट अनाउंस भी हो चुका, अगर मैं अपने अल्लाह से दुआ मांगूंगा और अल्लाह मेरे लिए फैसला बदलना चाहे और तय कर दें, तो अल्लाह को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का एक अस्माउल हुस्ना में एक नाम, जिसे हम कहते हैं करीम, हम दुआ करते हैं ना, या करीम, है करीम अल्लाह। तो याद रखें कि करीम उस जात को कहते हैं जो बंदों को, जिसकी एक मीनिंग ये है, जो बंदों को बिला इस्तेहकाक अता करता है। इस्तेहकाक अल्लाह पाक हमें उस वक्त भी देते हैं जिस वक्त हम डिजर्व नहीं करते, यानी अल्लाह अपने बंदों को उस वक्त भी नवाजते हैं, उस हाल में भी नवाजते हैं कि जब वो डिजर्व नहीं करते। हम लोग अपनी नेमतों को देखें, अपने सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, अपने राइट से लेके लेफ्ट तक, अपने टॉप से लेके बॉटम तक, इर्द गिर्द सब कुछ देखें, हम कहेंगे यार सब कुछ, सब कुछ अल्लाह के फजल से है, अल्लाह का करम है, तो मेरी बात बनी हुई है। जो पहले पेपर भी निकले हैं वो मेरी मेहनत से नहीं निकले, मेरी मेहनत में तो कमी थी, अल्लाह ने फजल किया तो मेरे पेपर निकल गए। और अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह का फजल ना होता, तो मैं तो कभी भी कोई भी खैर नहीं हासिल कर सकता था। तो याद रखें, दुआ पे यकीन रखें, दिल से दुआ मांगे। इन दिनों में दुआओं की कबूलियत की घड़ी एक नहीं है, हर लम्हा, हर लम्हा दुआओं की कबूलियत के लिए है। और अल्लाह पाक दिलों के इखलास को देखते हैं। आप आपसे अगर अमल नहीं हो रहा, दुआ नहीं हो रही, रोना नहीं हो रहा, तो बहुत परेशानी की बात है। और जिनसे दुआएं हो रही हैं, जिनसे अल्लाह से बातचीत हो रही है, याद रखें इनको बहुत फायदा होगा। जिनसे नहीं हो रहा वो रोने वाली शक्ल बना लें और मांगे अल्लाह से दुआएं, और यकीन से मांगे, फिर दोस्तों से डिस्कस नहीं करें
फिर अपने मार्क्स को कैलकुलेट नहीं करें, मैंने ये सवाल अटेम्प्ट किया था, ये हो गए 10, ये हो गए 15, इसमें अगर 3 मिल गए तो 18 हो जाएंगे, इसमें 10 मिल गए तो 28 हो जाएंगे, फिर अगर 5 मिल गए 33 हो गए और 33 हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं करें। यकीन रखें कि अल्लाह मैं नहीं जानता, न तवक्कलु अलैका, अल्लाह पाक हम आप पे तवक्कल करते हैं। तो इंशाल्लाह खूब दुआ मांगे। तहज्जुद का वक्त भी दुआ की कबूलियत क्या है? इफ्तार का वक्त, जिस वक्त लोग अपने इफ्तार आइटम्स की तरफ अटैक कर रहे होते हैं, फील्डिंग सेट कर रहे होते हैं, ये वो वक्त है जिस वक्त अल्लाह की तरफ से ब्लैंक चेक होता है, लिखो जो चाहिए। लेकिन सोचें अल्लाह की तरफ से ऑफर हो जो चाहिए लिखो, और मैं और आप कहीं और खो जाएं और हमारा जहन शायद किसी और तरफ चला जाए, तो हम कितने बड़े लूजर्स होंगे। तो इंशाल्लाह नियत करें कि आज इफ्तार पे आप दुआ करेंगे अपने लिए भी, और साथ साथ याद रखें दूसरों के लिए भी। अल्लाह मेरे उस दोस्त को पास कर दे, अल्लाह ये अल्लाह बहुत पढ़ता था, अल्लाह कितना मजबूर भी है, इसकी फैमिली ये वो। दूसरों के लिए दुआ करें, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरों के लिए भी अल्लाह से मांगे, अपने लिए भी मांगे, दूसरों के लिए मांगे। वैसे भी जब आप दूसरों के लिए मांगेंगे तो एक फरिश्ता कहेगा अल्लाह पाक इसके लिए भी, इसको भी दे दे जो ये मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, पक्की बात है इंशाल्लाह। फिर रिजल्ट पे किसी वक्त और हम बात करेंगे, जो मोटिवेशनल टॉक होगी अगर मौका मिला, वरना इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लिप आपसे शेयर कर दिया जाएगा रिजल्ट के ऊपर। सही है दोस्तों, अब आ जाए लिकर्ट्स लीडरशिप स्टाइल। लिकर्ट जो थे, इसने 4 मेन स्टाइल्स आइडेंटिफाई किए। अब आपको ये पता है कि हम कोई स्टाइल्स पढ़ेंगे, वो स्टाइल आपके पास जहन में ऑलरेडी होंगे, और इस तरह हमारा मॉडल कवर होगा, और यहाँ हमारी स्टाइल थ्योरीज कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, ऐसे ही दोस्तों। आए अब कुछ बात करते हैं। चार नाम, सब लोग मिलके नाम पढ़े। एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव अथॉरिटेटिव और पार्टिसिपेटिव। रिपीट करें, मिलके पढ़ें, इसके नाम थोड़े डिफरेंट हैं इसलिए याद करने पड़ेंगे। शुरू वाले, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। बोले भाई मैं नहीं सुन रहा तो क्या हुआ, अल्लाह तो आपको देख रहे हैं, आप मेरे साथ चलें। एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव अथॉरिटेटिव। नहीं सर, दो में अथॉरिटेटिव लगा है, आखिरी दो में अथॉरिटेटिव नहीं है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर की दो में तो अथॉरिटेटिव का वर्ड आएगा, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, लेकिन जो नीचे के दो हैं कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव, इनमें अथॉरिटेटिव नहीं है। तो ऊपर वालों में इतनी बात तो देखकर ही क्लियर होगी कि कुछ अथॉरिटेटिव स्टाइल की बात जरूर होगी, कुछ ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात जरूर होगी, तभी इसके नाम के अंदर अथॉरिटेटिव आ रहा है, तभी इसके नाम के अंदर अथॉरिटेटिव आ रहा है। एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, एक्सप्लॉइट करने से जहन में आमतौर से पॉजिटिव इमेज बनती है या नेगेटिव? सच बताइएगा, सब मिलके बोलेंगे। एक्सप्लॉइट करने से, एक्सप्लॉइट के वर्ड से जो इमेज बनती है, जी जनाब, उसमें देखिए कितनी जबरदस्त बात है। जब आवाम इतनी पढ़ी लिखी हो तो फिर इनको पढ़ाना क्या मुश्किल, इतनी समझदार लोग तो नसीब वालों को मिलते हैं। जी, सबने बेहतरीन लिखा कि एक्सप्लॉइट के अंदर मिसयूज की स्मेल आ रही है, नेगेटिविटी का शेड आ रहा है। यही बात, यही बात दोस्तों, बिल्कुल यही बात। ऐसी अथॉरिटेटिव स्टाइल जिसमें आप अपने जूनियर को, जिसको हम कहते हैं किसी को एक्सप्लॉइट करना, कंसर्न फॉर पीपल लो हो जाएगा, और थ्रेट करके और डरा के और धमका के और हुक्म चला के और अपनी मर्जी चला के एक डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होगी। और
एक डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होगी और वो लीडर से टुवर्ड सबऑर्डिनेट जाएगी, और फ्रॉम लीडर्स टू सबऑर्डिनेट्स जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अगली बात मैं रिपीट करता हूं। आपसे कहा जाएगा कि एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव लिखें, क्या लिखेंगे? सर हम ये लिखेंगे, ये वो स्टाइल होता है कि जिसके अंदर एम्प्लॉइज को जिसके अंदर एम्प्लॉइज को वन वे कम्युनिकेट किया जाता है, हुक्म चलाया जाता है, और इन समरी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती, उनसे काम करवाया जाता है। तो ऐसे अथॉरिटेटिव स्टाइल को बोलते हैं एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। फिर दूसरा स्टाइल है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। अब मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, बेनिवोलेंट कैसे कहते हैं? मैं ग्रुप पे वेट कर रहा हूं, आपका चैट पे वेट कर रहा हूं, जवाब चाहिए। बेनिवोलेंट किसे कहते हैं? वर्ड बेनिवोलेंट किसे कहते हैं? जबरदस्त, मेहरबान, जेनरस, काइंड हार्टेड, खैर का पहलू नजर आए। अब मैं आपको इसको भी समझाता हूं, आपने अल्फाज नहीं पढ़ने, आपने मुझे सुनना है। एक तरफ लिखा है बेनिवोलेंट और उसी के साथ लिखा है अथॉरिटेटिव। एक तरफ लिखा है बेनिवोलेंट और उसी के साथ लिखा है अथॉरिटेटिव। लीडर अथॉरिटेरियन होता है इसमें भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इधर एक गेम करता है। वो ये करता है कि कंसर्न फॉर पीपल को शो करता है। कंसर्न फॉर पीपल शो करता है कि यार मैं आपके लिए बड़ा कंसर्न रखता हूं, और ये कुछ ना कुछ इंसेंटिव रिवॉर्ड के जरिए मतलब कि थोड़ा रिवॉर्ड, थोड़ा इंसेंटिव, थोड़े वादे कर लिए, इसके जरिए इनको विन करता है। किनको विन करता है भाई, बताएं? अपने जूनियर्स, अपने एम्प्लॉइज को विन करने की कोशिश करता है। तो ये पहले वाले और दूसरे वाले दोनों में है तो अथॉरिटेरियन स्टाइल, लेकिन एक बड़ा फंडामेंटल मेजर ग्रैंड डिफरेंस ये है, ग्रैंड डिफरेंस ये है, एक बड़ा मेजर ग्रैंड डिफरेंस ये है कि यहां पर वो फेस पर कंसर्न शो करता है कि अच्छा उनको सुनता है, लेकिन कोई टीम वर्क, कोई उनकी से, ये सब चीजें अकाउंट फॉर नहीं होती, बिकॉज जो फैसले होते हैं वो तकरीबन लीडर खुद ही लेता है। तो थोड़ी तो नरमी आई है एक्सप्लॉइटेटिव से, लेकिन अभी भी अथॉरिटेरियन वाली चीजें बाकी हैं, अभी वो बात बाकी है, अभी अथॉरिटेरियन इससे निकला नहीं है। तीसरे स्टाइल का नाम है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। तीसरे स्टाइल का नाम है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। ठीक है, तीसरा स्टाइल, गौर कीजिएगा। बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, ठीक है जी।
बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव के बाद अब है कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव क्या कहता है इसके, कंसल्टेटिव जो थर्ड स्टाइल है वो ये कहता है कि अब वो बंदा जो अभी तक सिर्फ सुन रहा था, इसलिए अभी कंसर्न फॉर पीपल शो कर रहा था कि यार मैं किसी तरीके से इनको विन कर लूं, इनको इंसेंटिव दे दूं, इनको खुश कर लूं, ये अभी तक उसकी सोच थी। आगे मामला बहुत बदल गया। आगे मामला ये हो गया कि अब वो कंसल्ट कर रहा है, जेन्युइनली सुन रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को। और एक बात यह है कि अब इसका दिल मानता है कि इनकी बात सुननी चाहिए, एतमाद है इनके ऊपर, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, सुनता है बहुत दिल से सब कुछ, बहुत अच्छी बात, लेकिन 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 करता क्या है, फैसले खुद ही करता है, मेजर डिसीजंस नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। टू वे कम्युनिकेशन होती है लीडर और सबऑर्डिनेट में, और कुछ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है सबऑर्डिनेट्स के बीच, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ टीम वर्क होता है। लेकिन बस ऊपर वाले स्टाइल से कुछ बेहतर है, क्योंकि यहां पे जेन्युइनली अपने बच्चों की, अपने जूनियर्स की बात को वो सुनता है। चौथी बात जी, पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में ये होता है, बोलता है यार मेरे बच्चों, मुझे तुम पे बड़ा एतमाद है, आ जाओ भाई फैसला करने में तुम मेरे साथ हो जाओ। और इसको सबऑर्डिनेट्स पे कंप्लीट एतमाद हासिल है। और सबऑर्डिनेट्स भी वो जो इदारे को ओन करते हो, उनके लिए, इदारे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो, और ये लोग जब इस तरह मिल बांट के चलेंगे तो ये कितने साइकोलॉजिकली क्लोज होंगे, इतने फर्क नहीं होंगे इनके अंदर। और सबऑर्डिनेट्स को डेफिनेटली इधर भी कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड दिया जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो सबऑर्डिनेट्स की बात सुनी जाएगी ना। और यहां पे रिवॉर्ड ये नहीं होगा कि यार उनको खुश करने के लिए, बल्कि यहां पे ये होगा अचीवमेंट बेस्ड, जिसकी जैसी अचीवमेंट होती जाएगी उसको ऐसा रिवॉर्ड मिलता जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? यानी जिसके डिसीजंस, जिसके फैसले, जिसके मशवरे जितने जितने अच्छे होंगे उसका इतना रिवॉर्ड अच्छा होगा। बात समझ में आई? तो ये वो बातें हैं दोस्तों कि जो रेंसिस ने की, रेंसिस लिकर्ट ने की। और मैं इसको पूरा रिपीट करता हूं, अगर वो सिर्फ अपनी चला रहा है दोस्तों तो एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव है। अगर वो उनकी सुन रहा है उनको जीतने के लिए, लेकिन फैसले सारे अभी भी उसी के हाथ में हैं, करता वो खुद है, सिर्फ फेस पर, सिर्फ फेस पर उनको सुनता है, कंसर्न फॉर पीपल शो करता है, शो, कंसर्न फॉर पीपल है या नहीं ये वाली बात ही नहीं है, सिर्फ शो करता है। और इसको बोलते हैं बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। तीसरा नाम है कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव किसे कहते हैं? कंसल्टेटिव दोस्तों कहते हैं कि इसमें लीडर सुनता भी है, उनके आइडियाज को सीरियसली लेता है, इनकॉर्पोरेट करता है, लेकिन फैसले मेजर खुद ही करता है। फैसले मेजर वो खुद ही करता है, फैसले मेजर वो खुद ही
करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब जरा आगे स्लाइड्स देखें। चार नाम आ गए दोस्तों, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। यहां से भी पढ़े। Leader has little trust or confidence in his subordinates. Leader has some trust in his workers, but treats them in a condescending way and paternalistic manner. ये सिर्फ याद रहे, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं। ये लर्निंग नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये स्लाइड। ये जो स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी स्क्रीनशॉट्स का टाइम आएगा दोस्तों। कंसल्टेटिव leader shows trust and confidence towards subordinates but retains decision making power. Participative leader trusts his subordinates completely, seeks and acts on their ideas and involves them in setting goals. In summary, Lickard's leadership styles are: 1, 2, 3, 4, and this is the summary. Lickard says that participative style of leadership is ideal for profit-oriented, human-concerned organization. कह रहे सबसे बेस्ट स्टाइल जो है ना इनकी नजर में पार्टिसिपेटिव है। ये बातें हैं लिकर्ट की। अब सबसे पहले तो हम स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। जी रेडी है सब? डन, बढ़ जाओ आगे। जी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े बेटा उसामा, ये देख ले आप, ये वाली चाहिए आपको स्लाइड? अच्छा जी, इस स्लाइड का हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इसका जी डन है स्क्रीनशॉट। अब आएगा लिकर्ट का स्टाइल। जी बताएं, क्लियर है? फ्रांसिस लिकर्ट। जी आगे बढ़े दोस्तों। ये किसी का मिस हुआ है तो ये पिक्चर भी ले लें। अगली बात, ये वाली स्लाइड हो चुकी, ये वाली तो खाली नाम है। इसको अपने पास सेव जरूर कर लें।
बेशक ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और ये हमारी बुक का स्निपेट है। ये हमारी बुक का स्निपेट है। सही। आखिर में एक बात, पहले ये बताएं सबको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सबको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? एक अच्छी बात पे हम सेशन को इंशाल्लाह फिर यहाँ पे ऑफ करते हैं। और हम में से अक्सर लोग याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब इंसान के पास से चीजें चली जाती हैं तो फिर वो उनको उसकी कदर याद आती है। और हम इंसान चूंकि जल्दबाज भी हैं, और ये हमारे बनाने वाले अल्लाह पाक ने फरमाया है, और इंसान नाशुक्रा भी है, लेकिन ये भी आता है कि बहुत थोड़े हैं जो शुक्रगुजार हैं। तो शुक्रगुजारी के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि दो चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया था और फरमाया है, और क़यामत तक के लिए वो हमारे लिए एक बहुत वैलिड पॉइंट है। वो ये है कि नेमतानी मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नासी अस्सिहतु वल फराग। कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं कि इनके मामले में बहुत से लोग फरेब और धोखा खाए हुए हैं, यानी लोग धोखा खा जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। और वो दो नेमतें क्या हैं? सेहत, तंदुरुस्ती और फरागत। आज अगर हम देखें तो हम शायद इसी हाल में हैं। हम में से लोगों के पास फरागत भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो धोखे में नहीं रहना, इस वक्त को यूटिलाइज करना है। रिजल्ट तक पढ़ा नहीं जा रहा, कोशिश करें पढ़ें। ये नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ भी स्टडी कर लें, कुछ भी पढ़ें, वक्त नहीं जाया कीजिएगा। स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दें, स्क्रीन टाइम बिल्कुल रिड्यूस कर दें। मैक्सिमम टाइम अपना कंज्यूम करें, प्रोडक्टिव बनाएं उन कामों में जिनका फायदा आपको मिलना है। हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत हो गई है। हम उठने के बाद आधा आधा घंटे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, स्टेटस चेक करते रहेंगे। उठेंगे फिर मोबाइल सामने आ जाएगा, इफ्तार से उठ रहे होंगे फिर मोबाइल आएगा, खाने से उठ रहे होंगे फिर मोबाइल होगा। मतलब इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम को किल कर रहा है, टाइम को पी रहा है। इतने बड़े बड़े हमारे टाइम के बकेट्स में होल हो चुके हैं कि अब हमारा टाइम पे कंट्रोल ही नहीं रहा। अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए। और हम नियत करें कि इंशाअल्लाह दोनों चीजों की कदर करेंगे। सेहत है, हिम्मत है, ताकत है, बहुत कुछ आज कर सकते हैं। जो बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, उनसे जाके पूछें, उन्हें कदर होती है। और दूसरी चीज फरागत है। अल्लाह का शुक्र है कोई घर में इमरजेंसी नहीं हुई हुई, कोई हॉस्पिटल नहीं भागे हुए, कोई इमरजेंसी में नहीं रुके हुए, कोई और मामला नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। बहुत अल्लाह का फजल है। अल्लाह की नेमतों की कदर करें। अल्लाह पाक मुझे आपको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस माह रमज़ान के अंदर अल्लाह पाक हमारी पढ़ाई को भी अच्छा फरमा दे,
हमारी दुनिया को भी अच्छा फरमा दे, हमारी आखिरत को भी अच्छा फरमा दे, और हमारे जिस साथी की वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जिनको रिकॉर्डिंग के लिंक की ज़रूरत है, वो ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें मुझे डायरेक्ट, मैं उनको इंशाल्लाह लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आज शाम तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।